आज का जो लेक्चर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, लेक्चर नंबर 3। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के टेबुलेशन एंड इट्स कंपोनेंट, explain what is a frequency distribution, construct a frequency table from raw data, relative frequency, cumulative frequency, and we have some group frequency, some cross tabulation and contingency table। हम ये सारी चीजें कवर करेंगे आज, लेकिन सब चीजें कवर करने से पहले सिंपल मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी हम कभी कोई रिसर्च करने जाते हैं तो हमें अपनी रिसर्च का जो प्रपोजल बनाना होता है उसमें एक डमी टेबल्स बनाने होते हैं। हमें अपने रिजल्ट्स को किस फॉर्म में देखना चाहते हैं, डमी टेबल्स ड्रॉ करते हैं। वो डमी टेबल्स क्या होते हैं? अब मैं एज ग्रुप की फ्रीक्वेंसी देखना चाहता हूं तो मैं एज ग्रुप का एक कॉलम बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाऊंगा और परसेंटेज का कॉलम बनाऊंगा, वो डमी टेबल कहलाएगा। उसमें मैंने एज ग्रुप्स लिख दिए कि भाई 21 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम खाली छोड़ दिया और परसेंटेज, ये एक डमी टेबल कहलाता है। फिर इस तरीके से सेकंड है हमारे पास कि भाई जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो जेंडर का भी मैं एक डमी टेबल ड्रॉ करूंगा, उसमें जेंडर लिखूंगा मेल फीमेल और फ्रीक्वेंसी और उसका कॉलम खाली छोड़ दूंगा। इस तरीके से और बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं कि भाई किस फॉर्म में रिजल्ट देखना चाहते हैं। आप जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी की लैंग्वेज में बातें कर लें तो ये सीसीटी की रेटिंग्स हो गई। विजुअल एक्यूटी अगर आप लॉग मार में रिकॉर्ड करते हैं तो वो 0 पॉइंट्स में होता है, 0.1, 0.2, उसका मीन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप उसको स्नैनल्स में देखते हैं तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि भाई 6 वाले कितने लोग थे, 612 वाले कितने लोग थे, तो ये आपने खुद से डिफाइन करना है। तो इन टेबल्स को देखें, एक्चुअली बनाना तो अब बहुत आसान है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के जरिए बनाया जाता है। SPSS एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप सिंगल क्लिक्स में आप कमांड्स देते हैं, वो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल और ग्राफ्स वगैरह बना के दे देता है। लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है, उसके लिए क्या चीजें जरूरी होती है, वो मैंने यहाँ पर कुछ बनाया है आपके लिए। वी कैन प्रेजेंट आवर डेटा इनटू 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हमेशा से हम डेटा को 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में ब्रेक करते हैं। एक टेबुलेशन है जिसे हम टेबल्स कहते हैं, फिर दूसरा हमारे पास चार्ट्स एंड ग्राफ्स है और तीसरा हमारे पास डायग्राम्स है। इन 3 फॉर्म में ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जिसमें आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते। ठीक है, तो आज हमारा जो टास्क है वो टेबल्स है यानी कि टेबुलेशन है। इसमें हम नेक्स्ट जो 2 हैं वो आगे के लेक्चर्स हैं। आज का टेबुलेशन का लेक्चर है तो वो हम देखेंगे कि टेबुलेशन में क्या क्या चीजें हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। टेबुलेशन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू रॉज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबुलेशन। इट मे बी सिंपल, डबल, मल्टीपल, कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग क्लासिफिकेशन। अब देखिए इसमें फर्क सिर्फ इतना है, टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं तो सिंपल, जब हम टेबल ड्रॉ करने जाते हैं हमें पता है कि हमारे पास रॉज हैं और कॉलम्स हैं और कुछ नहीं है। रॉज में क्या रखना है, कॉलम्स में क्या डिवाइड करना है, ये आपको पहले से खुद डिसाइड करना है कि आपको फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो आपने डिफाइन करना है। सी दिस इज अ टेबल। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ टेबल इसमें मैंने बारी बारी डिफाइन किया है। अ गुड टेबल शुड पोजेस द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब इस टेबल का मैंने टाइटल लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स इन गायनेकोलॉजी, नॉर्मल, सी सेक्शन और फोर्सेप्स। नंबर ऑफ बर्थ का कॉलम बनाया, एक परसेंटेज का कॉलम बनाया और नीचे तारीख बना के लिख दिया 10 डाइड विद इन अ वीक। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनी ऑफ द टेबल। जब भी आप कोई टेबल ड्रॉ करते हैं, अभी कंप्लीट हो गया ये। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखें, इसमें हेडिंग का होना जरूरी है। जो मैंने वहां पर लिखा टेबल 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज, लोग टेबल तो बना देते हैं लेकिन ये चीजें भूल जाते हैं, तो ये चीजें भूलनी नहीं है हमें। अब आप देखें उसके नीचे फिर मजीद कॉलम्स बनाए हुए, कॉलम्स को डिफाइन किया, चीजें लिखी सारी, उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी, परसेंटेज लिखा। इन हेडिंग्स को हम बॉक्स हेड कहते हैं और जो हमारे पास मेथड्स होते हैं उसको स्टब कहते हैं और ये जो फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज का कॉलम है इसे बॉडी कहते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं बट हम इन चीजों को भूल जाते हैं। अच्छा, इसमें देखें मैंने 240 के ऊपर एक स्टैरिक का मतलब क्या है, फुटनोट्स कहलाते हैं ये। आप फुटनोट्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि सी सेक्शन के दौरान 10 लोगों की डेथ हो गई, तो सी सेक्शन पे स्टार लगाकर उसको नीचे डिफाइन कर दिया। बहुत सिंपल है ताकि कोई भी इसे पढ़े तो समझ में आ जाए एक्चुअली आपने ये स्टार क्यों बनाया है और इसका मकसद क्या है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो किसी भी टेबल में मौजूद होनी चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ टेबल है। टेबल बनाना इज नॉट अ बिग डील, टेबल को प्रेजेंट करना इज अ बिग डील। टेबल तो एसपी को सिंगल क्लिक्स में बना के दे देगा, प्रेजेंट करना ये आपने खुद से बनाना है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स है टेबल के जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है, सम ऑफ नंबर्स कह लें आप, चीजों को समराइज कर देना, ऐड करके बताना फ्रीक्वेंसी कहलाता है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं। ओके, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल व्हिच शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, साइज, आइदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। वेरी सिंपल, इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेबल जो कि डेटा की अरेंजमेंट को शो करता है कि आपने डेटा कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, वो ये है कि कुछ हमारे पास सिंपल टेबल होते हैं, कुछ हमारे पास मल्टीपल टेबल हैं, कुछ हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल
टेबल हैं, कुछ हमारे पास क्यूमुलेटिव टेबल होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी टाइप्स हैं, इनमें से कोई भी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म हम बना सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक सिंपल से लेना है, एक ग्रुप से लेना है, एक रिलेटिव से लेना। आप इनमें से कोई भी मल्टीपल एक वक्त में यूज कर सकते हैं, यानी कि एक रिसर्च में इन पांचों का इस्तेमाल भी, और रिसर्च में इनमें से किसी एक चीज का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्चर कि वो क्या असम्पशंस लगाता है अपनी रिसर्चेस में, उसको पूरा करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। तो ये सारे क्लासिफिकेशंस हैं जो हम सीखेंगे कि सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, कौन सा होता है, और उसमें हम कैसे उसको बनाते हैं और उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने क्या किया है, जो मैंने सेकंड लेक्चर था उसको इससे कोरिलेट किया है कि नॉमिनल ऑर्डिनल जो इंटरवल रेशियो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा है, क्या उसका इससे कोई रिलेशन है, उसका रिलेशन है। इसीलिए हमने लेक्चर नंबर 2 में स्केल्स पढ़ा और लेक्चर नंबर 3 में हम टेबल्स को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ मैंने लिखा हेडिंग्स को देख लें, नॉमिनल वेरिएबल्स ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू नॉन ऑर्डर्ड कैटेगरीज, क्योंकि नॉमिनल में ऑर्डर फॉलो नहीं होता तो उसको नॉन ऑर्डर्ड कहते हैं। उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। या दिस इज द सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें आप देखें टेबल 2.1 नंबर दिया हुआ है और आगे लिखा हुआ है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर कलर ऑफ 95 चिल्ड्रन इन अ स्टडी, जो भी स्टडी थी। अब कैटेगरी ऑफ हेयर्स लिखे हुए, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, टोटल इसका ऊपर लिखा हुआ है दैट इज n इज इक्वल टू 95। अब ये सिंपल फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, जैसे सर कह रहे थे कि मेल फीमेल को आप काउंट करके लिख दें, ग्लूकोमा की जो ओपीडी है उसको आप काउंट करके यहाँ लिख सकते हैं, आप कैटेड की ओपीडी को काउंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्या सिंपल काउंट है, नथिंग एल्स, सिर्फ काउंट है। ब्राउन कलर वाले जो ब्राउन हेयर्स वाले लोग हैं वो 49 है, इस तरह डार्क कलर वाले लोग 27 है। इसको सिंपल काउंट कहते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये एक सिंपल वे है कि आप किसी फ्रीक्वेंसी टेबल को कैसे प्रेजेंट करते। अब नेक्स्ट फेज में मैंने क्या किया, एक परसेंटेज का कॉलम ऐड किया। बहुत सिंपल है, इसको आप देखें ये किस तरीके से होगा, ये अभी आपने करना है। नेक्स्ट स्लाइड में ऑप्शन है, यहाँ पर इसका टोटल नंबर 95 है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ यहाँ पर बताया हुआ है, 49 इज डिविजिबल बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 गेटिंग 51.6 परसेंटेज कैलकुलेट किया एक्चुअली। अब ये बाकी सारे परसेंटेज इस तरह कैलकुलेट हुए हैं कि 27 फिर डिवाइड होगा किससे, 95 से, और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ये कॉलम आपके पास ड्रॉ होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए तो एक एक्सरसाइज आ जाएगी आपके पास, वो ये है एक्सरसाइज 2.1। टेबल 2.3 shows the frequency distribution of cause of blunt injury to limbs in 75 patients. Calculate a column for relative frequencies. What percentage of patient had crush injuries? अब देखिए ये causes of injuries हैं और ये number of patient frequencies लिखा हुआ। अब इसका थर्ड कॉलम खुद से जनरेट करना है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया। तो अब ये आप लोगों ने अभी करना है, कागज और कलम उठाएं और 2 मिनट के अंदर ड्रॉ कर लें। ओके, चूंकि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर आप परसेंटेज लगा रहे हैं तो यहाँ पर लगाएंगे परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि परसेंटेज कर लिया। तो इसकी खासियत ये होती है कि जब आप इसको सम करेंगे तो ऑलवेज 100 आएगा, और मैं कहूँ कि ऐसा 99.9 आ सकता है, क्योंकि आप पॉइंट्स के बाद एक ले रहे हैं नंबर या 2, इससे इफेक्ट होता है, बट 100 इसका सम होता है, हमेशा होता है। और फ्रीक्वेंसीज क्या था यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वो सिंपल काउंट है कि भाई कितने लोग इस कैटेगरी में फॉल हो। ये मैंने रिपीट नहीं किया क्योंकि वहां लिखा हुआ है, तो वो आपको पता है कि ये काउंट है। असल चीज ये थी जो आपने अभी कैलकुलेट किया, इससे कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। इसको हमेशा आप परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है कि भाई A, B, C, D आपके पास कैटेगरीज है, इसको आप टोटल से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, सबके पास सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो आपको 2 टेक्निक्स पता लग गई कि भाई फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो ऐसे प्रेजेंट होगा, और साथ में अगर एक परसेंटेज का कॉलम देना है तो वो कौन सा कॉलम कहलाता है, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका आपको, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब देखें एक किसी आर्टिकल में फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज को कैसे रिपोर्ट किया गया है। आप देखें 3 वेरिएबल्स हैं, एज ग्रुप, जेंडर एंड डायबिटीज, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज की फॉर्म में कैसे रिपोर्ट करते हैं एक से ज्यादा वेरिएबल्स को। ये उसके तरीकेकार है। ये मेरी किसी रिसर्च में मैंने बनाया था, उस वहां से मैंने इसको क्रॉप करके यहाँ पेस्ट किया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए हर चीज का एक टोटल है। अब एज ग्रुप को 3 ब्रेकअप्स में डिवाइड किया कि लेस देन इक्वल टू 39 ईयर्स वाले लोग, 40 से 59 ईयर्स वाले लोग, और ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ईयर्स वाले लोग। उनकी फ्रीक्वेंसी का काउंट यहाँ आ रहा है, उनका टोटल आ रहा है 49,300
384, ठीक है, सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूँ। फिर ये उनकी परसेंटेजेस हैं 41, 37, 21, इसका सम आ गया 100। फॉर ईच वेरिएबल इसका सम आपके पास 100 आना चाहिए। अब इस तरह जेंडर की क्लासिफिकेशन देखें, 19,000 मेल है, 30,000 फीमेल है, इनको आपस में ऐड करें तो इनका सम भी 100 बन जाएगा। फिर सिमिलरली डायबिटीज, नो यस, दो रिस्पॉन्सेज हैं, डू यू हैव डायबिटीज, आपको है या नहीं है, यस नो के फॉर्म में रिस्पॉन्स आया आपके पास, उनको जब आप ऐड करेंगे फिर दोबारा से 100 बन जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया। बट चूंकि ये जो काम हमने किया ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए किया था, ये दिखाने का मकसद ये है कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एक फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज हाउ द रिसर्च वर्क्स। ये रिसर्च का टेबल है, तो रिसर्च में हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। होता ही है जब भी हम कभी कोई रिसर्च करने जाते हैं तो उसमें 10 वेरिएबल, 15 वेरिएबल, 20 वेरिएबल के और भी ज्यादा होते हैं, तो उनको होता है वेरिएबल उसको। अब उसके लिए टेक्निक्स हैं, यही टेक्निक्स हैं कि आप कैसे डिफरेंट वेरिएबल्स को समराइज करते हैं और अपने रिसर्च में प्रेजेंट करते हैं। इसकी पाबंदी क्या है, वो ये है, बहुत जर्नल से रूल्स हैं कि किसी भी रिसर्च को पब्लिश करने के लिए सिर्फ 3 टेबल्स और 2 फिगर्स रिक्वायर्ड होती है। बट आपके पास अगर 20 वेरिएबल्स हैं, आपके पास अगर 30 वेरिएबल एक रिसर्च में, तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो अब आपने क्या करना है, इनको इस तरीके से मर्ज करना है। आपने, जैसे मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स को मर्ज किया, आप यहाँ पर 5 वेरिएबल्स को भी मर्ज कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्किल्स को यूज करते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर हम सीखेंगे कि कैसे एक रिसर्च आर्टिकल जो होता है वो 2500 वर्ड्स का होता है, 2500 वर्ड्स, बहुत छोटी सी चीज है ये, वर्ड्स हैं। तो अब उस वर्ड्स के अंदर ये टेबल्स, ग्राफ्स, सब चीजें एडेड होती हैं, समझ रहे हैं? तो कैसे करना है, सब आगे जा रहे हैं तो फिर वो भी, ये पहुंच जाएंगे वहां तक तो वो भी सीखेंगे कि 2500 वर्ड का आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या होती है। हाँ, ये जर्नल्स के रूल्स हैं, वो ICGME की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ना हम लोग, तो उसमें है, इंटरनेशनल रूल्स है ना, तो सबके लिए एप्लीकेबल है। ओरिजिनल आर्टिकल के लिए 2500 वर्ड्स हैं, रिव्यू आर्टिकल के लिए 3500 वर्ड्स हैं, सबके लिए अलग अलग है ना। ये मैं जो बात कर रहा हूँ एक्चुअली ओरिजिनल आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। क्यों? सबसे ज्यादा जो वैल्यू है, सबसे ज्यादा जो वर्थ है वो ओरिजिनल रिसर्च की होती है, तो इसलिए उसी के लिए बातें करते हैं। तो मैंने भी उसी के लिए बातें की। लेकिन अगर आप रिव्यू आर्टिकल लिखने जाते हैं तो उसके लिए 3500 वर्ड्स का आर्टिकल आप लिखते हैं। उसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश पेपर्स होते हैं उसको आप डाउनलोड करते हैं, उसमें आप क्रिटिक करते हैं, उसमें आप उससे सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको बताते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे रिपोर्ट किया, तो उसमें 1000 वर्ड ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये याद रखें, बहुत सिंपल सी चीजें। अब आई गेस केस रिपोर्ट होता है, केस स्टडी है, तो उसमें 1000 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स और कम हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत इजीली इंटरनेट में मिल जाएंगी। देखें, आर्टिकल लिखते हैं तो भी 250 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, जब हम थीसिस लिखते हैं तो भी हम 250 वर्ड्स, ये 250 वर्ड्स फिक्स्ड हैं। तो आपने 250 वर्ड लिखना है। 250 वर्ड बहुत ही कोई छोटी सी चीज है, लेकिन आपको उसमें अपना ऑब्जेक्टिव भी लिखना होता है, उसमें अपने मेथड्स भी लिखना है, उसमें अपने रिजल्ट्स भी लिखना है, उसमें कंक्लूजन भी लिखना है, और उसमें आपका कीवर्ड्स भी आता है। तो ये 5 चीजें हैं जो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट में मौजूद हैं, यानी कि आप आर्टिकल पढ़ें या आप थीसिस लिखें मौजूद है, लेकिन वो 250 वर्ड का ही होगा। ये एक रूल है, समझ लें कि भाई फिक्स्ड रूल है। अभी सेकंड कैटेगरी ऑर्डिनल वेरिएबल का जिक्र है यहाँ पर, जो हम लेक्चर नंबर 2 से फिर दोबारा रिलेट कर रहा हूँ। नॉमिनल के बारे में पढ़ लिया, उसमें कोई ऑर्डर नहीं था। ऑर्डिनल में अभी क्या होगा, ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे, और नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम ऑर्डर को देखेंगे। ये देखें, इसका टेबल बना दिया, ये भी एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, लेकिन ये है वो लाइकेट स्केल जो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। एक हम लाइकेट स्केल यूज करते हैं, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड एंड वेरी डिससेटिस्फाइड। ये एक स्केल है, प्री डिफाइंड स्केल, इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। क्वालिटेटिव स्टडीज में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, जो क्वालिटेटिव स्टडीज होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, सिंपल वही फ्रीक्वेंसी है कि भाई वेरी सेटिस्फाइड वाले 121 लोग थे, सेटिस्फाइड वाले 161 थे, न्यूट्रल वाले 90 थे। ये वही काम है जो मैंने पहले किया, बट पहले मैं नॉमिनल स्केल यूज कर रहा था। इसकी पोजीशंस को मैं अभी यहाँ नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि ये एक लाइकेट स्केल है, तो उसकी पोजीशन को वैसे ही रखना है। तो इसमें अब देखें, ऑर्डिनल का जिक्र है, तो यहाँ लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ऑर्डिनल वेरिएबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो वेरिएबल को इसने टेबल के ऊपर ही डिफाइन कर दिया। ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन ऑर्डिनल में जहां पे आप स्केल फॉलो कर रहे हैं, तो आप ऑर्डिनल का ऑर्डर यहाँ पर लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। ओके, ये एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने करना है। कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फॉर द फ्रीक्वेंसी डेटा इन टेबल 2.4 जो हमने अभी देखा। व्हाट परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स वर वेरी डिससेटिस्फाइड विद देयर केयर। तो अभी वापस बैक कर लें और आप लोग इसकी परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लें, जैसे अभी पहले किया था, अभी दोबारा से करें।
Okay, this is the third category which is we called as continuous metric variables organizing the data by value. अब ये मैंने डिलीट कर दिया है. थर्ड स्केल और फोर्थ स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल इसमें फॉलो जाएगा, जिसमें कौन सा डेटा होता है हमारे पास? कंटिन्यूअस, जिसमें नंबर्स होते हैं, सिंपल नंबर्स 10, 20, 1, 2, 3, 2.4, 2.5 नंबर्स होते हैं हमारे पास. सी देयर इज अ रॉ डेटा which shows a number of characteristics associated with 30 infants including birth weight. अब ये देखें, ये इन्फेंट की आईडी है 1 से लेकर 30 इन द फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बर्थ वेट है, उस बेबी का बर्थ वेट है, फिर उसका के बाद सेक्स है उसका मेल फीमेल, फिर उसकी मदर की हिस्ट्री है कि मदर स्मोक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यस और नो, फिर मदर्स की पैरिटी है 1, 0 और सो ऑन नंबर्स की फॉर्म में. एक रॉ डेटा, दिस इज वी कॉल्ड एज अ रॉ डेटा. इसमें से आपने अब ये वो डेटा, जैसे ये किसी इंस्टीट्यूट का डेटा, लेट्स सपोज इसमें क्योंकि 30 पेशेंट्स को दिखाया है तो दिस मींस 30 पेशेंट्स का एक रॉ डेटा आपके पास आ गया. अब आपका काम क्या है, बीइंग अ रिसर्चर, आप इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वेरिएबल नॉमिनल है, कौन सा ऑर्डिनल है, कौन सा इंटरवल है और कौन सा कंटिन्यूअस है. सिंपल. अब देखें, वो तो एक आईडी है, सिंपल, चले आईडी को छोड़ देते हैं. बर्थ वेट ऊपर लिखा हुआ है, बर्थ वेट ग्राम्स में जी लिखा हुआ है, और अब नीचे देखें नंबर है 3710 ग्राम्स हो गया, सिंपल. तो अब ये कौन से वेरिएबल हुआ? बर्थ वेट है ना. बर्थ वेट नॉमिनल कैसे हुआ? नॉमिनल और ऑर्डिनल तो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज तो नहीं है, नंबर्स है ना. कंटिन्यूअस है, इंटरवल और रेशियो दोनों में नंबर्स होते हैं, मैंने अभी बताया कंटिन्यूअस होते हैं. तो ये कौन सा वेरिएबल हुआ? कंटिन्यूअस वेरिएबल हुआ, जिसमें सिंपल नंबर्स हैं, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है. ये आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें. तो अब ये कौन सा वेरिएबल हुआ? अच्छा, अब ये देखें APGAR स्कोर जो है, ये एक स्कोर है. स्कोर हम किस चीज को हासिल करके अचीव करते हैं. तो अब स्कोर की कोई कैटेगरी होगी. दिस 8 का मतलब कुछ होगा, 7 का मतलब कुछ होगा, तो ये ऑर्डिनल स्केल है. फिर आप जेंडर पे आ जाए तो जेंडर क्या है हमारे पास? नॉमिनल है. कैटेगरीज है, ऑर्डर नहीं है. अदर स्मोकिंग करती हैं प्रेगनेंसी में, नहीं करती, यस और नो दो फॉर्म में, तो क्या हुआ? यस, नॉमिनल हुआ, क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं है, यस और नो दो कैटेगरीज हैं. फिर आप देखें मदर्स की पैरिटी है. अब पैरिटी नंबर्स की फॉर्म में आता है 0, 1, 2, ठीक है. तो पैरिटी का आप क्या कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी, ठीक है. इसका मीन से कोई लिंक नहीं बनता, यानी 0 पैरिटी वाली कितनी मदर थी, 1 पैरिटी वाली कितनी मदर थी. तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटर, दिस मीन्स क्या हुआ, ऑर्डर को फॉलो करेंगे, 0, 1, 2, 3 की फॉर्म में, तो ऑर्डिनल हुआ, और कोडेड है कि भाई 1 is 1, 1 की एक वैल्यू है, 2 is 2, 2 की एक वैल्यू है, 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड एक वैल्यू, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर है. तो अब भी आपने डिफाइन कर लिया कि ये वेरिएबल्स कौन कौन से हैं. सही है, जो हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 2 में, उनको यहाँ पर देखा कि कौन सा वेरिएबल क्या प्रेजेंट कर रहा है. अब नेक्स्ट में इसका टास्क होगा. अब देखें, ये एक टास्क मैंने कंप्लीट किया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द बर्थ वेट ऑफ 30 इन्फेंट्स डेटा इन टेबल 2.5. मैंने जो बर्थ वेट इन ग्राम्स था उसको मैंने इंटरवल स्केल में कोड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि भाई 2700 से 299 ग्राम्स वाले जो बेबी हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएं. फिर सेकंड कैटेगरी बनाई कंटिन्यूस करके 3000 से 3299, फिर उसमें 3 लोग फॉलो, 3 बच्चे फॉलो हुए. सिमिलरली मैंने ग्रुप्स बना लिया टिल द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम टू मैक्सिमम मैंने ग्रुपिंग कर ली, और मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिया वहां, क्योंकि वो तो रॉ डेटा था ना जो आप देख रहे थे. अभी आपने समराइज कर दिया, उस रॉ डेटा को पंच करके आपने छोटे से टेबल में डिफाइन कर दिया. ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए मैंने काम किया. अब इसमें जेंडर रह गया, इसमें APGAR स्कोर रह गया, इसमें मदर की स्मोकिंग रह गई, यस नो. उस डेटा में से आप ये सारे टास्क खुद से परफॉर्म करेंगे जो मैंने यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया है. तो ये अब आपका काम है कि डेटा यहाँ पर मौजूद है 30 पेशेंट्स का, आप उसमें से ये सारी चीजें ड्रॉ करें. कौन सा वेरिएबल किस तरह बनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलेगी, वो आपने यहाँ पर लिखना है. अभी ये एक और टास्क है, ये एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व नहीं किया हुआ, ये अनसॉल्व. इसमें 26 ICU का डेटा है, रॉ के फॉर्म में लिखा हुआ है. 1 से लेके 13 फर्स्ट रॉ में, फिर सेकंड में 14 से लेके 26 है, और परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी दिया हुआ है परसेंटेज की फॉर्म में 15.3%. अब आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज ऊपर लिखा हुआ है द डेटा इन टेबल 2.7 फ्रॉम द स्टडी ऑफ द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द केस मिक्स ऑफ एडल्ट एडमिशन इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स. अब ये लिखा हुआ है. अब आपने करना है क्या, द टेबल रिकॉर्ड परसेंटेज मोर्टेलिटी इन 26 इंटेंसिव केयर यूनिट, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अभी यहाँ पर 26 ICUs का डेटा है और मोर्टेलिटी की परसेंटेज दिया हुआ है. आप इसको ग्रुप की फॉर्म में कर लें. आप 1 से लेकर 5
जो 5 ICUs हैं उसको 1-5 की फॉर्म में यहाँ पर लिख परसेंटेज को ऐड कर लें और वहां पर लिख दें, तो एक ग्रुप की फॉर्म में आपके पास रेशियो आ जाएगा मोर्टेलिटी का। फिर 6 से लेकर 10 ले लें, फिर 11 से लेकर 15 ले लें, और आप सो ऑन जहां तक मैक्सिमम वैल्यू जाती है उसको आप लेके ग्रुप की फॉर्म में बना लें और उसकी फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। ये इसमें टास्क है जो आपने खुद से परफॉर्म। अब कुछ डिस्क्रीट टेबल्स का जिक्र कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल विद डिस्क्रीट मैट्रिक वेरिएबल्स। डिस्क्रीट का जिक्र मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में किया था। डिस्क्रीट आर एक्चुअली होल नंबर, कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। The Glasgow Coma Scale, this is GCS, of 154 road traffic accidents और number of patients का डेटा है कि भाई कौन से स्कोर में कितने लोग फॉल कर रहे हैं। ये एक स्कोर है जिसको डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। डिस्क्रीट मैंने अभी बताया होल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 फिक्स नंबर्स होते हैं। तो वो देखिए स्कोर्स को लिखा गया है और फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट की गई कि 3 स्कोर वाले 10 लोग थे, 4 स्कोर वाले 5 लोग थे, एंड सो ऑन। ओके, इसमें जो एक अच्छी चीज है वो ये है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो इसका थर्ड कॉलम है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब देखें जीसीएस स्कोर हमने अभी देख लिया, फ्रीक्वेंसी भी देख लिया। अब क्यूमुलेटिव स्कोर्स क्या होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी से ही बनाए जाते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं वो ये देखें। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कॉपी हो जाती है, वो कुछ भी हो, वो 1 2 3 4। अब यहाँ पर 10 है तो हमने यहाँ पर 10 लिखा है। अब उसके बाद इसके डायगोनल्स को ऐड करते हैं। 10 + 5 becomes 15, then 15 + 6 becomes 21, then 21 + 2 becomes 23। तो अब ये क्या हो रहा है, आपके पास एक सम आ रहा है, इसका यहाँ पर मेथड लिखा हुआ भी है। तो ये जो लास्ट नंबर वो आपका क्षण होगा जो कि 154 है यहाँ। तो अब ये यूज कब होता है, वो ये होता है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये है कि हाउ मेनी ऑफ देम स्कोर लेस देन 7। एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे। तो अब लेस देन 7 में 7 शामिल नहीं है, 6 5 4 3 ये सारे शामिल हो गए। आपने इसका सम देख लिया यहाँ पर 23 और आपने रिस्पॉन्स कर दिया कि देयर आर 23 रिस्पोंडेंट्स और पेशेंट्स से कम स्कोर किया। तो इसको ड्रॉ करने का, बनाने का ये मकसद है कि आप सिंगल वर्ड्स में किसी को रिप्लाई कर दें, सिंपल। बजाय इसके कि आप इन सबको ऐड करें। अब ये कॉलम अगर नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, उसी वक्त ऐड करोगे। तो इससे बेहतर है कि आप ये ड्रॉ कर लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और आप उसको फौरन से रिप्लाई कर दो। क्रॉस टैबुलेशन, इसको आप अगर पिक्चर में देखेंगे समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें सिंपल फ्रीक्वेंसी को रिपोर्ट कर रहे थे, काउंट कर रहे थे और उसकी परसेंटेज निकाल रहे थे, दैट्स इट। अब हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स को आपस में क्रॉस टैबुलेट कर रहे हैं। अब देखें दो वेरिएबल है, मदर ने स्मोकिंग किया नहीं किया, उनका APGR स्कोर यस में था या नो में था, सिंपल। लेस देन 7 वाले लोग हैं। अब जब दो वेरिएबल को आपस में कंबाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉस टैबुलेशन। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है SPSS से, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है ये कैसे कैलकुलेट हुआ। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि जब आप दो टेबल्स को एक साथ देते हैं कोरिलेट करके तो आप क्रॉस टैबुलेशन की फॉर्म में टेबल्स को प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन में दो कैटेगरीज हैं, स्मोकिंग की भी यस नो, APGR स्कोर की भी, दोनों वेरिएबल्स के पास दो कैटेगरीज हैं। अब इसमें कुछ चेंज है, वो ये है कैटरेक्ट नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो कैटरेक्ट की दो कैटेगरी हो गई कि है या नहीं है। एज ग्रुप्स, ये जो मैंने अभी दिखाया था, ये 3 एज ग्रुप्स हैं। प्रेजेंट की परसेंटेज है, ये इसका काउंट है। ये प्रेजेंट की परसेंटेज है, ये इसका काउंट है, ये इसकी P वैल्यू है। इसी तरीके से हर एज ग्रुप का आ रहा है। और जेंडर का देखें, मेल फीमेल के साथ भी आ रहा है। तो अब 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें इसके साथ 2 ऑप्शन, इसके साथ 2 ऑप्शन, इसके साथ 3 ऑप्शन और इसके साथ 2 ऑप्शन। तो कितने सारे वेरिएबल्स को एक टेबल में समराइज कर दिया। ये रिसर्च है, ये कैटेट की रिसर्च है जो मेरी पब्लिश पेपर है, उसमें से मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग भी लगाई, मैंने फुट नोट्स भी लगाए। ये है रियल प्रेजेंटेशन। करते हैं यहाँ पर डेटा देते हैं और फिर बताते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखें, डेटा वर प्रेजेंटेड एज फ्रीक्वेंसीज एंड परसेंटेजेस, n and percentage, count is number, percentage is this, ये यहाँ डिफाइन किया। P वैल्यू less than 0.05 considered to be statistically significant, ये P वैल्यूज आ रही हैं। अगर वो less than 0.05 होंगी तो क्या कहलाएंगी, significant कहलाएंगी। Thank you for listening.